प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो जैसा कि आपको पता है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज इन इंडिया ये जो सब्जेक्ट था, इसमें हम लोग मॉड्यूल 1 जो है कंप्लीट किए थे। उम्मीद करते हैं कि मॉड्यूल 1 पूरी तरीके से आपको जो है समझ में आया होगा। आज हम लोग जो है यहाँ पे अब बात करेंगे मॉड्यूल 2। तो मॉड्यूल 2 में डेवलपमेंट स्ट्रेटजी इंडिया में किस तरीके से अपनाई गई, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जो है डिटेल में चर्चाएं करेंगे। तो देखो, जो इंडिया है या किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। यानी किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरीके से हो रहा है, उसके बेसिस पे हम लोग एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि, और कह भी सकते हैं कि हमारा इकोनॉमी या कोई भी कंट्री डेवलप हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। इसके अलावा आपके इकोनॉमिक ग्रोथ को कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करता है। जो कि हमने मॉड्यूल 1 में देखा था कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारा अफेक्ट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को, और डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी को अफेक्ट करता है। तो आज की इस जो मॉड्यूल है, इसमें हम लोग मतलब इस मॉड्यूल में बेसिकली ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाएं ताकि किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट हो सके, है ना। बेसिकली हम लोग इंडिया के हैं, और तो इंडिया के बारे में हम लोग जो है यहाँ पे बात करेंगे। इसमें हम लोग पॉवर्टी एलिवेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल चैलेंजेस, इन सभी के बारे में भी जो है एक प्रॉपर स्ट्रेटजी कैसे बनाएं और कब क्या बनाया गया, कौन से स्ट्रेटजी अपनाई गई, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो जो डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है जो इम्प्लीमेंट किया गया है आपका इंडिया में, है ना, कभी ना कभी कर दिया गया है। कुछ चीजें हैं जो हो सकता है कि आने वाले समय में इम्प्लीमेंट किया जाए, लेकिन कुछ चीजें हैं जो अभी ही जो है इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, हिस्ट्री में ही मतलब पास्ट में हो चुका है। जैसे आपका 5 ईयर प्लान, है ना। तो जब हमें आज़ादी मिली थी, है ना, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उसके बाद एक पंचवर्षीय योजना जो है स्टार्ट किया गया, जिसमें एक प्लान बनाया गया कि हर 5 साल पर एक मतलब फिक्स किया जाएगा, प्लान बनाया जाएगा कि ये हमारे आने वाले 5 सालों में हमारा लक्ष्य ये है और इतना जो है हमें अचीव करना है। चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, इंडस्ट्री सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, इन सभी को लेकर जो है एक प्लान बनाया गया, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए जो है कोशिश की गई, जिससे एक आइडिया लगाया जा सके कि हमारा जो इकोनॉमी है या जो सोसाइटी है वो डेवलप हो रही है या फिर नहीं हो रहा है। उसके बाद पंचवर्षीय योजना तो चल ही रहा था, लेकिन साथ ही जो है आपका कई सारे इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करने के लिए आपका जो है कुछ लिबरलाइजेशन भी किए गए, मतलब कुछ चीज़ों में छूट दी गई, जो कि 1999 90 से पहले नहीं था। 1990 से पहले जो थी गवर्नमेंट जो है रोल निभाता था कि भाई जो भी परमिशन आपको लेना है, चाहे आपको कंपनी खोलना हो या एक बिस्किट ही क्यों ना बेचना हो, आपको जो है सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन अब कई सारी चीज़ों में जो है छूट दिया गया कि कुछ चीज़ें जो है जिसमें आपको इनिशियल तौर पे आपको किसी तरीके का कोई परमिशन गवर्नमेंट से लेने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो है अपना बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपको जो है परमिशन अभी भी लेना पड़ेगा, मतलब लिबरलाइजेशन, जो कि एलपीजी कहा जाता है ना। ये एलपीजी कब लागू हुआ? 1991 में, जो कि इकोनॉमिक रिफॉर्म किए गए। एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये 3 मेजर रिफॉर्म्स जो है इकोनॉमी में किए गए 1991 में। इसके बाद 2014 में आपका मेक इन इंडिया जो है पहल शुरू किया गया, जिसमें ये कहा गया कि इंडिया को जो है ट्रांसफॉर्म किया जाए, जो भी गुड्स होते हैं, है ना, या जो भी प्रोडक्ट्स बनकर विदेश से डायरेक्टली आता है और यहाँ पे कंज्यूमर बस कंज्यूम करते हैं उस प्रोडक्ट को,
तो उसको दूसरे देश से इंपोर्ट करने से अच्छा, मतलब इंपोर्ट करने से अच्छा है कि उसका कंपनी जो है इंडिया में बनाया जाए और इंडिया में ही जो है उसको मैन्युफैक्चर किया जाए, यानी मैन्युफैक्चरिंग हब जो है इंडिया में बनाया जाए। इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट यह होगा कि जॉब क्रिएशन यहाँ पे बढ़ेगा। क्या होगा? जॉब क्रिएशन आपका बढ़ेगा और फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंडिजियस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज और एज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है इम्प्रूव आपका यहाँ पे होगा। तो ये मेक इन इंडिया जो कि 2014 में पहल किया गया था। उसके बाद डिजिटल इंडिया पहल लाया गया जो कि 2015 में लाया गया। इसका मेन उद्देश्य क्या था कि जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज किया जाए और आम लोगों तक टेक्नोलॉजी का यूज करके वो अपनी काम को क्या कर सके, आसान कर सके और जल्दी वो अपने काम को कर सके। यानी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ई गवर्नेंस और डिजिटल लिटरेसी एक्सपेंड करने को लेकर जो है लॉन्च किया गया था इस उद्देश्य से। उसके बाद स्किल इंडिया ये भी 2015 में लॉन्च किया गया था। इसका एम था कि हर यूथ को, है ना, जो भी कंट्री के यूथ हैं उनको जो है प्रॉपर स्किल्स जो है प्रोवाइड किया जाए ताकि वो एम्प्लॉयबिलिटी को इनहेंस कर सके, मतलब वो काम करने योग्य हो सके। क्योंकि कई बार क्या होता था, इंटरव्यू में लोग तो जाते थे लेकिन वहां पे प्रॉपर स्किल्स और नॉलेज नहीं रहने के कारण से उनको जॉब नहीं मिलती थी और वो फिर बाद में कोशिश करते थे। तो उस चीज को अगर किसी के पास स्किल्स रहेगा तो वो खुद का जो है बिजनेस खोल सकता है या जॉब मार्केट में उसको जो है जॉब मिलने में आसानी होगी। इसके बाद स्मार्ट सिटीज मिशन ये भी 2015 में ही लॉन्च किया गया था। इसके अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटीज जो है इंडिया के अक्रॉस जो है बनाए गए, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, एफिशिएंट अर्बन प्लानिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सभी चीजें इम्प्रूव की गई किसी भी सिटीज के अंतर्गत। तो स्मार्ट सिटी उसे जो है नाम दिया गया। ये जो मिशन था 2015 में लॉन्च किया गया। उसके बाद स्वच्छ भारत अभियान जो कि क्लीन इंडिया मिशन जो कि 2014 में ही स्टार्ट किया गया था। इसके अंतर्गत क्या था इस अभियान का मेन उद्देश्य कि जो भी ओपन डिफिकेशंस हो रहे हैं या जो वेस्ट हो रहे हैं उसका प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाए, हाइजीन प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया जाए और साथ ही साथ अपने देश के हर गली नुक्कड़ चौराहे को जो है क्लीन रखा जाए ताकि किसी तरीके का कोई बीमारी वगैरह ना हो। इसके अलावा मनरेगा यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम चलाई गई जो कि 2005 में स्टार्ट किया गया था। इसका एम था कि जो भी रूरल एरिया के लोग हैं उनको जो है एक पोवर्टी लाइन से ऊपर लाना, यानी पोवर्टी को खत्म या रिड्यूस करने की कोशिश करना, प्रोडक्टिव एसेट्स क्रिएट करना। और ये जो एम्प्लॉयमेंट थी ये 100 दिनों का एम्प्लॉयमेंट रहता था कि भाई क्योंकि गांव के लोगों को खेती भी करना रहता है ना, खेत को भी देखना रहता है, तो उनको जो है 100 दिन की जो है रोजगार दिया जाए, 100 दिन जो है मनरेगा के तहत काम करें और उनको जो है सैलरी दिया जाए और उसके बाद बाकी के टाइम में वो जो है खेतों पे वो क्या कर सके, खेती में फोकस कर सके ताकि उनका जो है फाइनेंशियली भी मजबूत रहे, गरीबी रेखा से ऊपर भी रहें और लोगों के लिए जो है अनाज वगैरह भी जो है उगा सके। तो ये उद्देश्य था। तो ये मतलब कुछ स्ट्रैटेजी थी जो कि पास्ट में अपनाई गई थी। अभी प्रेजेंट में और भी कई सारे स्ट्रैटेजी जो है अपनाए जा रहे हैं, आने वाले समय में और भी स्ट्रैटेजी अपनाई जाएंगी। तो यहाँ पे कुछ स्ट्रैटेजीज मैंने जो है 8 स्ट्रैटेजी बताया। आप जो है चैट बॉक्स में, है ना, चैट बॉक्स में आप जो है और जितने भी इस तरीके के पहल किए गए हैं जो इकोनॉमिक को बेटर करने के लिए स्ट्रैटेजी अपनाई गई है उसे आप जो है एक नोट्स और अच्छे तरीके से बनाकर आप हमें चैट बॉक्स में जरूर भेजिएगा ताकि मैं चेक कर सकूं कि आप लोग जो है खुद का काम कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि मैं तो आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको प्रॉपर तरीके से समझा रहा हूँ, लेकिन आपका भी तो उद्देश्य होना चाहिए, आपका भी लक्ष्य होना चाहिए
कि हम भी जो है कुछ मेहनत करें, क्योंकि जब तक आप देखो, यहाँ पे मैं वन बाई वन, लाइन बाय लाइन तो पढ़ा दे रहा हूँ, लेकिन जब तक आप खुद का नोट्स नहीं बनाओगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो खुद का नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। जो भी चीजें यहाँ पे दे रहा हूँ, सारी चीजों को खुद से हाथ से आपको लिखना है, ठीक है। हाथ से आपको लिखना है और एक नोट्स, प्रॉपर नोट्स बनाना है। आपको लग रहा होगा कि ये चीजें कहीं काम नहीं देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चीजें आप जब कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करोगे ना, तो वहां पे ये चीजें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। कई बार इस तरीके के क्वेश्चन डायरेक्टली जो है, जो मैं यहाँ पे इकोनॉमिक पॉलिसीज पढ़ा रहा हूँ, इससे डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर आप इसे पढ़े हुए रहोगे तो आप आराम से उसे बना पाओगे। ओके, अब बात करते हैं एग्रीकल्चर प्राइसिंग डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। तो इंडिया जो है जो इकोनॉमी का मेजर जो पार्ट है ना, ऐसे तो टर्शियरी सेक्टर्स आपका मेजर जीडीपी का पार्ट होता है, लेकिन इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया में खास तौर पे बहुत ज्यादा रोल निभाता है। अगर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस सस्टेनेबल है, तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या करता है, प्रमोट करता है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसका माइंडसेट यही है कि जो भी प्राइस और पॉलिसी सेट किए जाएं, वो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है सेट किया जाए। जो कि 1964 टू 65 के टाइम में चेयरपर्सन बनाए सेटअप किए गए थे प्रोफेसर झा को। जो झा कमेटी थी, वो रिकमेंड किया था प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज 1964 टू 1965 में। ये जो कमेटी था, ये सेट किया था एग्रीकल्चर प्राइसिंग कमीशन को, जिसके बेसिस पे एग्रीकल्चर के कौन से प्रोडक्ट का क्या प्राइस होना चाहिए, कितना मिनिमम प्राइस होना चाहिए, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे सेट किया गया था। तो ये जो कमीशन थी, ये एक्सपेक्ट किया था कि टू डिटरमाइन और अनाउंस एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस एवरी ईयर, जैसे डिटर्मिनेशन ऑफ अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ प्राइस, अनाउंसमेंट ऑफ एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एडमिनिस्टर्ड प्राइस। तो जो एग्रीकल्चर प्राइसिंग है, इसका डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, खास तौर पे इंडिया के लिए। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए प्राइसिंग के बारे में, तो एग्रीकल्चर सब्सिडीज, जिसको एग्रीकल्चरल इंसेंटिव्स भी कहा जाता है, ये गवर्नमेंट का वह इंसेंटिव्स होता है जो एग्रीकल्चर का बिजनेसेस करते हैं, या एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, या जो फार्म होते हैं, वो उनको पे करता है गवर्नमेंट, ताकि जो सप्लीमेंट हो इनकम जो है, या जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज है उसके सप्लाई को मैनेज किया जा सके, और जो इन्फ्लुएंसेस है कॉस्ट और सप्लाई, जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज है यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, उसका प्रॉपर तरीके से किया जा सके, है ना, उसके कॉस्ट और सप्लाई प्रॉपर तरीके से। बात किया जाए प्राइसिंग में, तो सबसे पहला प्राइसिंग आपका होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको एमएसपी भी कहा जाता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस वह प्राइस होता है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया जाता है, ताकि मार्केट में अगर फार्मर कोई प्रोडक्ट्स बेचने जाए, है ना, जैसे धान बेचने गया, गेहूं बेचने गया, या मूंग बेचने गया, है ना, तो उसको एक फिक्स, मतलब मिनिमम उतना पैसा जो है उसको किसी भी दुकानदार या कोई भी सामान उसका खरीदा है, तो मिनिमम उतना पैसा जो है उसको दिया जा सके, या कोई मंडी में बेचने जा रहे हैं, तो अगर मान लो कि एमएसपी, है ना, एमएसपी सेट किया गया कि आप जो है 25 रुपया आपको जो है देना है, तो 25 रुपया से ज्यादा में वो दुकान, मतलब जो गोडाउन है या जहाँ पे वो बेच रहा है, 25 रुपये से ज्यादा दे सकता है, लेकिन मिनिमम 25 रुपये उसको देना ही पड़ेगा, उससे कम वो नहीं कर सकता है। तो ये जो है हर क्रॉप के लिए आपका जो है एमएसपी अलग अलग सेट जो है किए जाते हैं, बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सीएसीपी, यानी कमीशन ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस का जो रिकमेंडेशंस होता है, उसके बेसिस पे यहाँ पे
आपका प्राइस जो है सेट किया जाता है। लेकिन इसका कुछ लिमिटेड इश्यूज भी है, मतलब कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इश्यूज क्या है कि भाई लिमिटेड एक्सटेंट है, पूरा जितने भी पूरे अगर इंडिया में बात किया जाए तो अलग अलग वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स आपको जो है देखने को मिलेगा, लेकिन एमएसपी में मात्र 23 ही क्रॉप्स वैसे हैं जो कि नाम दिया गया है। ओनली टू यानी राइस और व्हीट आर प्रोड्यूस्ड इन दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन एनएफएसए यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत आपका है। बाकी एडहॉक और इनसिग्निफिकेंट आपका होता है। 23 क्रॉप है जो कि एमएसपी में आपका के अंतर्गत आता है, मतलब 23 ही क्रॉप्स का नाम जो है आप मतलब मार्केट में बेचने जा रहे हो तो उसका प्राइस फिक्स है। बाकी क्रॉप आपके मर्जी के ऊपर कभी बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, जितना वहां पे डिमांड एंड सप्लाई जैसा रहेगा उसके अनुसार आपको जो है पैसा दिया जाता है। इनइफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन जो है नहीं होता है। संता कुमार कमेटी का एक रिपोर्ट आया था 2015 में, जिसमें कहा गया था कि जो फार्मर्स होते हैं उनके द्वारा एमएसपी जो है मात्र 6% ही जो है रिसीव किए जाते हैं, मतलब 94% जो फार्मर्स होते हैं कंट्री के वो उनको जो है एमएसपी का बेनिफिट्स ही नहीं मिलता है। मात्र 6% लोगों को ही एमएसपी का जो है बेनिफिट उनको मिलता है। मोर ऑफ प्रोक्यूरमेंट, जो करंट एमएसपी रिजीम्स होता है हैज नो रिलेशंस टू प्राइस इन द डोमेस्टिक मार्केट। जो प्राइसेस होती है एमएसपी, जो प्राइस सेट किया जाता है एमएसपी के अंतर्गत, वो प्राइस जो है डोमेस्टिक मार्केट में एप्लीकेबल नहीं होता है, उसका कोई रिलेशन नहीं होता है। वो एक फिक्स मार्केट के अंतर्गत ही जो है आपको एमएसपी मिलता है। तो जो खुदरा विक्रेता जो छोटे किसान होते हैं वे लोग जो है एमएसपी का फायदा जनरली नहीं मिलता है। और इंडिया में बल्क मात्रा में किसी के पास खेत नहीं है, बहुत कम ही लोग हैं, इसीलिए यहाँ पे जो है 2015 में जो रिपोर्ट आया था उसके अनुसार बताया गया था कि मात्र 6% लोगों जो फार्मर्स हैं उनको ही जो है इसका लाभ मिलता है। बाकी 94% लोगों का इसका कोई लाभ जो है देखने को नहीं मिलता है। ठीक है। मिडिल मैन डिपेंडेंट, जो एमएसपी बेस्ड प्रोक्योरमेंट सिस्टम होता है वो डिपेंड होता है आपका मिडिल मैन पे, यानी एक बिचौलिया रहता है उसके बेसिस पे जो कि कमीशन लेता है। कमीशन एजेंट्स होते हैं और एपीएम ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है। तो ये एक जो कि छोटे जो किसान होते हैं उनके लिए उसको एक्सेस करना, एमएसपी को एक्सेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है आपका मार्केट इंटरवेन स्कीम। मार्केट इंटरवेन स्कीम जिसको MIS कहा जाता है, ये इम्प्लीमेंट किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कारपोरेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत आता है। इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि जो रिमुनरेटिव जो प्राइसेस होती हैं, है ना, यानी जो एमएसपी के अंतर्गत जो प्राइसेस सेट किया जाता है उसको एक मतलब प्रॉपर फार्मर्स के पास जिसका प्रोडक्शन हुआ है उसको जो है दिया जाए। यानी फार्मर्स इन केस ऑफ एक्सेस प्रोडक्शन एंड फॉल इन प्राइसेस, है ना, जब एक्सेस प्रोडक्शन होता है और फॉल होने लगता है प्राइस, मतलब प्राइस की कमी, मतलब प्राइस जो है कम होने लगता है किसी भी क्रॉप्स का, तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट कहता है कि मार्केट इंटरवेन करता है। तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट इंटरवेन करती है, कहती है कि आप अपना जो भी क्रॉप्स है वो हमें दे दीजिए, इतना प्राइस हम आपको देंगे। तो एमएसपी जो है के अंतर्गत ये उससे अलग है ना। एमआईएस में कहता है कि ये एक एडहॉक स्कीम होता है जो कि हॉरिजॉन्टल कमोडिटीज को इंक्लूड करता है अदर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज में। और यहाँ पे जहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है यानी एमएसपी जो है ये स्कीम अगर कवर नहीं करता है उस जगह पे एमआईएस जो है आपका स्कीम जो है यूज किया जाता है। इसके अलावा आपका है ओपन मार्केट सेल स्कीम। एफसीआई यानी फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया सेल्स सरप्लस स्टॉक्स व्हीट एंड राइस
एट प्री डिटरमाइंड प्राइस, एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे उसके लिए ई ऑक्शन किया जाता है, यानी ऑनलाइन एक टेंडरिंग किया जाता है, ऑक्शनिंग किया जाता है इन ओपन मार्केट फ्रॉम टाइम टू टाइम, इनहेंस द सप्लाई ऑफ गुड ग्रेन्स। जो फूड ग्रेन्स होते हैं, है ना, उसका सप्लाई को इनहेंस करने के लिए किया जाता है। जो पर्पस होता है आपका ओपन मार्केट सेल स्कीम का, वो होता है कि डिस्पोज ऑफ सरप्लस स्टॉक्स ऑफ व्हीट और राइस, जो कि हेल्ड किया जाता है एफसीआई यानी फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, और एक प्राइसेस जो होती हैं व्हीट का ओपन मार्केट में, उसको रेगुलेट करने का काम करता है। बफर स्टॉक, बफर स्टॉक जो है फॉर मीटिंग द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम बफर स्टॉक नॉर्म्स ऑफ फॉर फूड सिक्योरिटी, फूड को सिक्योरिटी के तौर पे कुछ समय के लिए जो है जो गवर्नमेंट होती है उसको रखता है, ताकि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम किया जा सके, है ना। जैसे आपातकाल में जैसे कोविड आया था 2020 में, तो उस समय जो है आपको फ्री में अनाज जो है बांटे गए थे, तो वो कहाँ से बांटा गया था, वो बफर स्टॉक से ही तो बांटा गया था ना। तो इसका मेन पर्पस यही होता है कि प्राइस का जो स्टेबिलिटी है और जो मार्केट इंटरवेन है उसको प्रॉपर सप्लाई के साथ मॉडरेट मार्केट प्राइसेस को बनाए रखने के लिए जो है हेल्प करता है। ओके, इसके अलावा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस, ये प्रोटेक्ट करता है जो लो इनकम ग्रुप्स होते हैं बाय गारंटिंग द सप्लाई ऑफ सर्टेन मिनिमम क्वांटिटीज ऑफ फूड ग्रेन्स एट अफोर्डेबल प्राइस। ये इंश्योर करता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशंस को, साथ ही साथ जो प्राइस राइज हो रहा है इसेंशियल कमोडिटीज का यानी क्रॉप्स या गुड्स का मार्केट में, उसको कंट्रोल करने का काम भी जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है करता है। दूसरा है प्राइस स्टेबलाइजेशन मेजर्स, है ना। तो प्राइस स्टेबलाइजेशन मेजर जो है ये क्या करता है कि ये जो भी प्राइस वोलेटिलिटी आपको हो रहा है या फार्मर्स के इनकम को प्रोटेक्ट करना का काम करता है। गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करता है प्राइस स्टेबिलिटी मेजर्स को, ताकि जो क्रिएशंस है बफर स्टॉक का, इंटरवेंशंस का इन मार्केट थ्रू प्रोक्यूरमेंट एंड सेल कमोडिटीज, और इम्पोजिशंस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस को जो है मेंटेन किया जाए, और एक स्टेबल प्राइसिंग, मतलब प्राइस में जो है मतलब जो मूल्य है, जो दाम है, उसको स्टेबल किया जा सके। अभी आप अगर मार्केट में जाओगे तो कई सारे वैसे भी गुड्स मिलेंगे जिसका प्राइस जो है बहुत ज्यादा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो है गवर्नमेंट जो है एक प्राइस फिक्सर जो है करता है, सेट करता है। तीसरा है आपका पॉइंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जो गवर्नमेंट होते हैं, है ना, वो कई सारे स्कीम्स लाते हैं, और उसके अंतर्गत गवर्नमेंट कहती है कि जो फार्मर्स है, आप अगर बात करो तो 2014 से पहले जो भी किसान था उसको जो भी बेनिफिट्स या कोई स्कीम का के अंतर्गत कोई पैसा देना रहता था, तो सरकार जो है फंड रेज, मतलब वहां पे सरकार जो है पैसा रिलीज करता था, और ऑफलाइन माध्यम से आते 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 किसान के हाथ में मात्र 2-4 रुपये जो है मिलता था, कई सारे किसान लोगों को नहीं भी मिलता था। लेकिन 2014 के बाद जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डायरेक्ट बैंक अकाउंट खुलवाए गए हैं, सभी को आधार से लिंक करवाया गया, और जो भी पैसा होता है डायरेक्टली जो है किसान के खाते में जो है भेज दिया जाता है। तो इससे जो है किसान को फाइनेंशियली जो है कुछ हेल्प मिल जाता है। तो ये आपका जो है स्कीम्स लाया गया था, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना या स्कीम आप कह सकते हो, PMKISAN। इसके अंतर्गत जो इनकम सपोर्ट आपको जो है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को जो है डायरेक्ट कैश ट्रांसफर जो है उनके अकाउंट में किया गया, ताकि उनके फाइनेंशियल जो कंडीशंस है उसको इम्प्रूव करने में मदद किया जा सके। मार्केटिंग, मार्केटिंग जो है ये एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी को प्रमोट करना, और जो इंटरमीडिएटरीज है उसको रिड्यूस करना के लिए जो है गवर्नमेंट का मेन काम होता है, ताकि एक प्रॉपर रिफॉर्म्स जो है इंट्रोड्यूस किए जा सके। इसके अंतर्गत आपका एग्रीकल्चरल
ड्यूज मार्केट कमेटी यानी एपीएमसी एक्ट, जो कि अलाउ करता है फार्मर को कि आप अपने प्रोडक्ट को यानी जो भी क्रॉप्स आप प्रोड्यूस किए हैं वो डायरेक्टली आप बायर को सेल कर सकते हैं आउटसाइड द ट्रेडिशनल एपीएमसी मंडी। जो एपीएमसी मंडीज होता है यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमोडिटी होता है, यानी ये जो मंडी होता है, इसके अलावा आप बाहर भी, है ना, मतलब आप डायरेक्टली बायर को क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप जो है अपने क्रॉप्स को लेकर जो है आप मंडी में जाकर ही जो है बेचे, है ना। जिससे एक आपको अगर लगता है संतुष्टि मिलता है कि नहीं बाहर हमें प्राइस अच्छा मिल रहा है इस क्रॉप्स का, तो वो आप बाहर भी बेच सकते हैं। एपीएमसी प्रेजेंट शॉर्ट कमिंग एंट्री बैरियर, लाइसेंस फी आपको जो है यहाँ पे लगता है, कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट होते हैं आपके, इसके अलावा हाई कमीशन टैक्स और लीवीज जो है आपको पे करना पड़ता है, किसको, तो फार्मर को, जो कि एक थोड़ा महंगा पड़ जाता है फार्मर, जो छोटे किसान होते हैं उन लोगों के लिए। जो बड़े किसान होते हैं उन लोगों को तो कोई ज्यादा इम्पैक्ट इससे जो है देखने को नहीं मिलता है। एपीएमसी मॉडल एक्ट, एज पर एक्ट जो स्टेट्स होते हैं वो डिवाइड करता है इनटू सेवरल मार्केट एरियाज को, ईच ऑफ विच इज एडमिनिस्टर्ड बाय द सेपरेट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी विच इम्पोज ऑन मार्केट रेगुलेशन, जिसमें फी इंक्लूडेड होता है, यानी से अलग अलग मतलब जो एडमिनिस्ट्रेट होते हैं वो अलग अलग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का मार्केटिंग मार्केट कमेटी बनाते हैं और उसके अनुसार ही जो है प्राइस को सेट किया जाता है और एक रेगुलेशंस जो है बनाया जाता है कि किस तरीके से जो है प्रोडक्ट को हम लोगों को लेना है। पांचवा पॉइंट है क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, जो गवर्नमेंट होती है किसान को सपोर्ट करने के लिए, फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए अलग अलग क्रॉप्स पे कई बार क्या होता है कि इंश्योरेंस जो है प्रोवाइड करती हैं। इससे जो क्रॉप लॉसेस होती है नेचुरल कैलामिटीज के कारण से या मार्केट फ्लैक्चुएशंस के कारण से, तो उस पे जो है क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स के अंतर्गत उनको जो है कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट जो है प्रोवाइड किया जाता है। जैसे आप देखते हो कि कई बार जो है बाढ़ आ गया, है ना, तो वह वो तो धान लेकर आया था, बोया भी, लेकिन बाढ़ आया तो उसके कारण से खराब हो गया, या ठंडे के टाइम में बहुत ज्यादा ठंडा आ गया, है ना, तो उसके कारण से क्रॉप खराब हो गया, या बारिश नहीं हुई तो कोई क्रॉप जो है उगा नहीं। तो ये जो नेचुरल क्लेमिटीज के कारण से जो लॉसेस होती है किसानों का, उसको फाइनेंशियली सपोर्ट देने के लिए जो है गवर्नमेंट क्या करती है, इंश्योरेंस स्कीम्स जो है लाती है और वो फाइनेंशियली एक तरीके से हेल्प करता है किसान का। इसके अलावा कई सारे क्षेत्र में आपका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी होता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक तरीके का अरेंजमेंट होता है और एक एग्रीमेंट किया जाता है किसान से एक कंपनी के द्वारा कि भाई आप जो है ये क्रॉप उगाओ, हम आपको इतना रुपया जो है देंगे, आप इतना खेत में उगाओ, जितना उगता है जो भी प्रोडक्ट मिलेगा, जो भी आपका पैसा लगेगा और जो आपका मेहनत रहेगा उसके अनुसार हम आपको पैसा देंगे, लेकिन इस खेत में जितने भी प्रोडक्शंस होगा वो सारा का सारा हमें मिलना चाहिए। तो जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है अलग अलग तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपका जो है एक तरीके से फार्मर को हेल्प करने के लिए जो है प्लानिंग प्रोडक्शन और बेटर प्राइसिंग के लिए डायरेक्ट लिंकेज किया जाता है बायर के द्वारा। इंफ्रास्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर डेवलपमेंट, गवर्नमेंट जो है इन्वेस्ट करती है एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, जैसे कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, वेयर हाउसेज, प्रोसेसिंग यूनिट्स, इन सभी में, ताकि अगर कोई गुड्स ज्यादा जो है प्रोड्यूस हो गया, मतलब कोई क्रॉप ज्यादा उपज हो गई, है ना, प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, तो उसको कोल्ड स्टोरेज में जो है रखा जा सके लंबे समय तक और उसका जो है फर्दर यूज जो है किया जाए, है ना, बाद में जो है उसका यूज किया जाए उस उद्देश्य के साथ। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट,
कई बार जो है गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग क्रॉप्स के वैरायटीज को लेकर हाई एल्डिंग के उद्देश्य से या सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस के बेसिस पे या उसको और इफिशिएंट बनाने के लिए गवर्नमेंट जो है अलग अलग रिसर्च करवाती है, और उसके बेसिस पे सरकार जो है अलग अलग, आप देखते होंगे कई बार कि ये धान का बीज आया है जो कि बहुत ज्यादा प्रोडक्शन देगा। गवर्नमेंट खुद उसको जो है रिसर्च करती है, उस पर काम करती है, या कोई प्राइवेट कंपनी को उस रिसर्च को लेकर जो है सौंप दिया जाता है कि आप इसका रिजल्ट बताओ कि क्या होगा, क्या इसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या फार्मर को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि क्रॉप यील्डिंग ज़्यादा होगा, वाटर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी होंगे, वाटर की कम जरूरत पड़ेगा कोई क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, और पेस्ट कम कम लगेगा, मतलब खाद वगैरह कम लगेगा। तो ऑब्वियसली वहां से जो है किसान को मेहनत कम लगेगा, और कम मेहनत में ज़्यादा वो पैसा बना सकते हैं। क्योंकि प्रोडक्शन का ज़्यादा होगा तो प्राइस जो है उनको अच्छा खासा मिल जाएगा। इसके अलावा मार्केट इंटेलिजेंस एंड इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, टाइमली और एक्यूरेट मार्केट इंफॉर्मेशन जो है ये एक विटल होता है फॉर फार्मर टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन रिगार्डिंग क्रॉप सिलेक्शन, प्राइसिंग और आपका मार्केटिंग को लेकर। जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज होती हैं, डिसेमिनेशन ऑफ मार्केट इंटेलिजेंस थ्रू various platform including mobile application, website, dedicated helplines, पावर फार्मर्स विद रियल टाइम इंफॉर्मेशन। तो गवर्नमेंट क्या करती है, कई सारे फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है ताकि किसान को जो है प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है मिल सके, जैसे मोबाइल ऐप के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, या कोई हेल्पलाइन के थ्रू कई सारे जो है इंफॉर्मेशन जो है शेयर किया जाता है किसान लोगों के साथ, गवर्नमेंट जो है करती है। अब बात करते हैं यहाँ पे मार्केटिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ प्राइमरी सेक्टर। तो जो प्राइमरी सेक्टर्स है वो है आपका किस, एग्रीकल्चर है ना। एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर का एक मेजर पार्ट जो है आपका है। ऐसे प्राइमरी सेक्टर्स में आपका फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, ऑयल एक्सट्रैक्शन ये भी आपका आता है, लेकिन मेजर जो रोल आपका इंडिया में जो निभाता है वो है आपका एग्रीकल्चर। तो मार्केटिंग इन प्राइमरी सेक्टर्स, तो मार्केट का रिसर्च करना कि भाई कौन सी कंज्यूमर क्या डिमांड है, क्या कंपटीशन चल रहे हैं, है ना, प्राइसिंग क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है, पोटेंशियल ग्रोथ एरिया क्या है। तो इन सभी का रिसर्च करके प्रॉपर अंडरस्टैंड करना, और जो फार्मर्स हैं उन लोगों के पास इंफॉर्मेशन शेयर करना, ये किसका काम होता है, गवर्नमेंट का काम होता है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जब कोई मार्केट रिसर्च कर लिया गया तो जो प्राइमरी सेक्टर से कोई क्रॉप्स बनाया गया तो उससे जो है बिजनेसेस सेट करना और प्रॉपर डेवलपमेंट और डाइवर्सिफाई करके एक प्रोडक्ट जो है तैयार करना जो कि एग्रीकल्चरल बिजनेस को इंट्रोड्यूस करता है और नए नए क्रॉप को और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को क्या करता है, कंज्यूम करने के लिए जो है बनाता है। इसके अलावा ब्रांडिंग एंड प्रमोशन, कई बार जो है आप किसान से आप प्रोडक्ट तो खरीद लिए, लेकिन उसका फाइनल, जैसे आप गेहूं लिए तो गेहूं से कई सारी चीजें बनती हैं, जैसे बिस्किट हो गया, चॉकलेट्स हो गए, कई सारी चीजें बनाई जाती हैं। तो उन सभी चीजों के बनाने के लिए आपके अलग अलग कंपनीज बैठी हुई है उसको रिफाइन करने के लिए, उसको तैयार करने के लिए। तो उसके आप लोगो, पैकेजिंग, लेबल और कंस्टेंट मैसेजिंग और प्रमोशन स्ट्रेटजी, ये सभी जैसे एडवर्टाइजिंग, पार्टिसिपेशन इन ट्रेड शो, ऑनलाइन मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशन, इन सभी चीज़ों के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की प्राइमरी सेक्टर में जो बिजनेसेस की जा रही है उसको इफिशियंट तरीके से और कॉस्ट इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए ताकि प्रोडक्ट सही और सटीक और कंज्यूमर के पास जो है जा सके। इसके अलावा सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जो मैनेजिंग सप्लाई होता है चेन का, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि आपका सप्लाई चेन नहीं रहेगा तो आप गुड्स फार्मर से तो ले लेंगे लेकिन आप फाइनल प्रोडक्ट भी बना लेंगे,
और फाइनल प्रोडक्ट बनाने के बाद आप किसी कंपनी में गए, बना लिए फाइनल प्रोडक्ट। अब बनाने के बाद आप कैसे उसको, कोई चेन रहेगा तभी तो आप उसको प्रॉपर तरीके से सेल कर पाइएगा, है ना। यानी आपका ट्रांसपोर्टेशन, प्रोक्यूरमेंट, स्टोरेज, इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऑफ मिनिमम वेस्ट, रिड्यूस कॉस्ट, मीटिंग कंज्यूमर डिमांड्स, तो ये सारी चीजें जो है आपको ध्यान रखना पड़ता है। फाइनेंसिंग ऑफ प्राइमरी सेक्टर्स अगर बात किया जाए तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, अगर आप प्राइमरी सेक्टर बिजनेसेस करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा, जैसे लैंड एक्विजिशन करना पड़ेगा, कई सारे मशीन आपको खरीदने पड़ेंगे, इक्विपमेंट खरीदने पड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप करना पड़ेगा, नए नए टेक्नोलॉजीज को आपको यूज करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको इन्वेस्टर्स की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सारा का सारा पैसा आप ही ले लीजिएगा। कई बार आपको जो है बैंक से लोन भी लेना पड़ता है, या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपको लोन भी लेना पड़ सकता है। तो ये सारे चीजें हैं जिसमें आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है आपको करने पड़ेंगे। गवर्नमेंट सपोर्ट, जब आप कोई प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड कोई बिजनेसेस करते हैं तो आपको गवर्नमेंट भी जो है कुछ सब्सिडीज, कुछ टैक्स में इंसेंटिव्स और लो इंटरेस्ट लोन्स जो है गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है, ताकि आप एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को और अच्छे तरीके से और सस्टेनेबल प्रैक्टिस कर सके और रूरल एरिया को आप डेवलप करने में मदद कर रहे हैं। इसलिए जो है गवर्नमेंट भी जो है आपको सपोर्ट करती है। रिस्क मैनेजमेंट, प्राइमरी सेक्टर बिजनेस में जो है आपको कई सारे रिस्क भी जो है आपको देखने को मिलेगा, जिसमें मार्केट फ्लैक्चुएशन, कमोडिटी प्राइस वोलेटिलिटी, कई सारे रिस्क आपको स्ट्रेटजी भी बनाने पड़ेंगे, जैसे इंश्योरेंस कवरेज, हेडिंग अगेंस्ट प्राइस फ्लक्चुएशंस, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड मार्केट्स। इसके अलावा आपका जो है चौथा पॉइंट है आपका फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग। ऑब्वियसली आप प्राइमरी सेक्टर का बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो आपको जो है प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, इन्वेस्टमेंट रिटर्न के रिगार्डिंग आपको फाइनेंशियल एनालिसिस भी करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो प्रॉपर डिसीजंस आप नहीं ले पाएंगे और अपने आप को एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे, डाइवर्सिफाई नहीं कर पाएंगे, और जो रिसोर्स का प्रॉपर एलोकेशन होना चाहिए वो प्रॉपर एलोकेशन आपका जो है नहीं हो पाएगा। इसके अलावा आपका जो है यहाँ पे कोलैबोरेशंस एंड पार्टनरशिप, कई बार आपको जो है जब आप प्राइमरी सेक्टर का बिजनेस करेंगे तो फाइनेंशियली आप मजबूत नहीं रहेंगे, तो कई बार आपको जो है पार्टनर बनाना पड़ेगा, जिसमें ज्वाइंट वेंचर्स, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एग्रीमेंट, स्ट्रेटेजिक अलायंस, इनपुट सप्लायर, प्रोसेसर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स, कई सारे लोगों के साथ आपको जो है पार्टनर और कोलैबोरेट होकर जो है आपको काम करना पड़ सकता है। ओके, यहाँ पे अब बात करते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग की। अगला जो पॉइंट है वो है आपका डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग यानी जो APMC जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट, जो आपको कमोडिटीज मॉडल जो है ये प्रमोट करता है डायरेक्ट मार्केटिंग को। एज फार्मर इज अलाउड टू सेल देयर गुड आउटसाइड APMC जो मंडीज है उससे बाहर आपको बेचना, ताकि आप देखो ये क्या होता है कि जो कंज्यूमर्स होते हैं वो डायरेक्टली सेल कर देते हैं, ताकि इस एक्ट के अंतर्गत जो है हमें अगर कोई पैसा अगर ज्यादा दे रहा है तो वो मिल जाता है, प्लस जो बिचौलिया होते हैं यानी मिडिल मैन जो होते हैं उसको एलिमिनेट किया जाता है, और जो नैरो गैप्स होता है बिटवीन फार्मर सेल्स प्राइस और प्राइस पेड बाय कंज्यूमर, वो आपका नैरो गैप्स आपको देखने को मिलता है। दीज आर न्यूमरस सक्सेसफुल एग्जाम्पल ऑल ओवर इंडिया सच अपनी मंडी इन पंजाब, रुदू बाजार इन आंध्र प्रदेश, ये आपका है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में हम लोग जो है अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में जो है पढ़कर और समझ कर आइएगा। ओके, और ताकि देखो आप एक दो बार खुद से पढ़ लोगे ना तो जब मैं इसको समझाऊंगा तो आपको और अच्छे तरीके से और सही तरीके से जो है आपको समझ में आएगा। ओके, बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आने वाली वीडियोस में तो आपको और भी बताएंगे ही। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।